जानते हैं। इसलिए लेप्रोसी को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं। पॉसी बैसिलरी मल्टी बैसिलरी। पॉसी बैसिलरी फिर से दो भाग में डिवाइड है। बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलाइट टाइप और ट्यूबरक्यूलाइट टाइप। ये लोग लेप्रोसी टू अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है। फर्स्ट पॉसी बैसिलरी टाइप, दूसरा मल्टी बैसिलरी टाइप। टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में इसको हम लोग डिवाइड किए हैं। मल्टी बैसिलरी तो बस एक ही तरह का है, लेकिन पॉसी बैसिलरी में आते हैं तो फिर से दो भाग में डिवाइडेड है। ये ट्यूबरकुलाइन टाइप एंड बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट टाइप। अगर ट्यूबरकुलाइन टाइप बोले, मोस्ट इस अफेक्ट इज वेरी लो। इसका जो इफेक्ट शरीर पर पड़ेगा बहुत कम। अगर ये हाथ है, बाय द वे अल्नर नर्व या रेडियल नर्व को ये प्रभावित कर रहा है, तो सिर्फ कुछ लोकलाइज एरिया इतना दूर बस मान ले के चलते हैं, बस इतना ही दूर इसका इफेक्ट रहेगा। और पर्सन को बहुत दिन तक तो पता भी नहीं चलता है कि उसको लेप्रोसी है। ये सिर्फ एक एक उंगली या एक हाथ तक लिमिट हो जाएगा, और पर्सन को बहुत जिसको है ये बहुत दिन तक उसको मालूम भी नहीं होगा कि उसको लेप्रोसी है। और ज्यादातर ये नन इन्फेक्टेड स्टेज में होता है। नन इन्फेक्टेड का मतलब इससे दूसरे को फैलने की संभावना बहुत कम होती है। बॉर्डर लाइन तक, ये ट्यूबरक्लाइन टाइप तक। और इसका ट्रीटमेंट मात्र 6 मंथ, 6 मंथ तक इसका ट्रीटमेंट देते हैं। 6 मंथ में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन जो डैमेज हो चुका, जो इतना दूर जो अफेक्ट किया, इसके बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट देने के बाद पूर्णतः पहले जैसा हो जाए। हो सकता है कि सेंसरी इंपेयरमेंट यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाए। इस यहाँ जो छूने से महसूस हो रहा है, यहाँ जो छूने से महसूस हो रहा है, थोड़ा सा वहां पर डिफरेंट वहां पे हो सकता है। दूसरा होता है बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलाइड टाइप। अगर बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलाइड टाइप की बात करें तो मोर अफेक्ट मोर अफेक्ट देन ट्यूबरक्यूलाइड टाइप। ये ट्यूबरक्लोइड से ज्यादा डेंजरस है, और इसका ट्रीटमेंट 6 मंथ टू 1 ईयर, 1 साल, कभी कभी 1.5 ईयर, 1.5 साल तक लगातार इसको ट्रीटमेंट देना होता है। इसमें ज्यादातर जो अफेक्ट आएगा वो दो नर्व, दो कॉमन नर्व, जैसे अल्नर नर्व हो गया, रेडियल नर्व हो गया, मीडियन नर्व हो गया, पैर में लैटरल पोप्लिकल नर्व हो गया, तो दो नर्व को एक साथ ये अफेक्ट करता है। तीसरा आता है मल्टी बैसिलरी टाइप। इसको मैलिग्नेंट टाइप भी बोलते हैं। ये सब तो मेडिसिन में पढ़ना है, पता नहीं आप लोग का क्लास हुआ है या नहीं हुआ है, तुम नहीं जान रहे हैं।
अगर पढ़ के आए होंगे तो थोड़ा जानकारी होगा इसका। मल्टीबैसिलरी मैलिग्नेंट टाइप में ये बड़ा डेंजरस स्टेज में है। कैंसर नहीं करता है, मैलिग्नेंट का मतलब ये नहीं कि कैंसर कर देगा, लेकिन काफी डेंजरस स्टेज में है। और एक साथ मल्टीपुल नर्व 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा नर्व एक साथ अफेक्ट करता है। खासकर जो देखते हैं नाक गल गया, कान गल गया है, उंगली गल गया है, ये सब मोस्ट ऑफ द केसेस मल्टीपैसिलरी से ही रिलेटेड होते हैं। हाँ, हेलो सर। बोलिए। हाँ बोलिए, हेलो। सुन रहे हैं। जी मेडिसिन सर, अगर कहीं जरूरत लगे तो स्किप नहीं कीजिएगा। हेलो, क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर मेडिसिन नहीं हुआ है, अगर जरूरत लगे ना कहीं तो स्किप नहीं कीजिएगा। मेडिसिन? नहीं हुआ है हम लोग को। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो तो सर भेज देंगे हमें। क्या क्या क्लास लेना वो हमें भेज देंगे, तो फिर हम लेंगे। वो तो नित्यानंद। नहीं, अगर इसमें जरूरत हो तो स्किप नहीं कीजिएगा, ये बोल रहे हैं। इसको रिपीट नहीं करेंगे। स्किप नहीं करना है, अगर इस लेक्चर में अगर जरूरत लगे तो। आपकी आवाज हम क्लियर नहीं सुन पा रहे हैं। अब आ जाते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स पर। ये क्या कहता है? इसको भी टू अलग अलग कंडीशंस, पॉसिबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी, टू डिफरेंट कंडीशंस हैं। मेडिसिन भी थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। अगर पॉसिबैसिलरी की बात करते हैं तो इसमें डैप्सोन फर्स्ट मेडिसिन एंड सेकंड रिफाम्पिसिन। इसको 6 मंथ टू 1 ईयर, 6 महीना से 1 साल के लिए अगर डैप्सोन एंड रिफाम्पिसिन का कोर्स चला दिया जाता है तो ये क्यूर हो जाता है। अगर मल्टीबैसिलरी टाइप की बात बोले तो फर्स्ट डैप्सोन, सेकंड रिफाम्पिसिन एंड तीसरा क्लोफाजमिन। 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन यहाँ चलाना होगा। और ये तीनों करीब करीब 2 इयर्स और मोर, इससे भी ज्यादा, कई बार तो 7 to 8 इयर्स तक भी चलाना पड़ सकता है इसको। तो इसमें मल्टीबैसिलरी में 2 मेडिसिन तो कॉमन रह जाएगा, डैप्सोन रिफाम्पिसिन, और एक मेडिसिन एक्स्ट्रा क्लोफाजमिन को हम लोग ऐड कर लेते हैं। और ड्यूरेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन ये 2 इयर्स, 2 साल से लेकर 7 से 8 साल तक, वो डिपेंड करता है सिविरिटी, कितना सीवियर कंडीशन है और कितने नर्व अफेक्ट हुए और सिम्टम कितना सामने आ रहा है, उसके आधार पर डोज एंड ड्यूरेशन इसका डिसाइड करते हैं हम लोग। अब इन तीनों मेडिसिन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला डैप्सोन पर बात करते हैं। डैप्सोन एक्चुअली में बैक्टीरियोस्टैटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स का मतलब कि बैक्टीरिया को मारने की क्षमता इसमें नहीं है। हाँ, उसके रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्लिकेशन का जो फेज है उसको ये रोक देता है। तो जितनी संख्या है वो कोशिश करता है कि उतना ही संख्या रहने दे, उससे आगे इसको बढ़ने नहीं दे। और ये सल्फोनामाइड ग्रुप का है। सल्फोन, इट मीन सल्फोनामाइड ग्रुप।
ये सल्फोनामाइड ग्रुप का दवा है और इसका ट्रीटमेंट से प्रीवियसली जब से शुरू हुआ है ट्रीटमेंट, तब से इसको डैप्सोन्स को हम लोग साथ में लेकर चल रहे हैं और इसको इरेगुलर से नहीं करना है। कॉन्टिन्यू विदाउट एनी इरेगुलरिटी। अगर 6 महीना खाना है तो 180 टैबलेट हुआ, बहुत छोटा सा टैबलेट होता है, एकदम छोटा सा होता है व्हाइट कलर का। 180 टैबलेट हुआ, तो 180 टैबलेट का मतलब होता है 180 डेज, 180 डेज में ही इसको खत्म करना है। ऐसा नहीं कि इसको सालों भर खाते रहे, एक दिन खाएं, 2 दिन नहीं खाएं, फिर एक दिन खाएं, 4 दिन खाएं, एक दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से 180 डेज गिन कर इसको खाना होगा। और अगर गैप हो जाता है, जैसे 4 दिन 5 दिन गैप हो गया किसी वजह से, तो फिर से वहां से 180 दिन गिन के आपको खाना होगा। पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो 180 डेज का मतलब है 180 टैबलेट्स एवरी डे। और गैप अगर हो जाता है लंबा गैप, 4 दिन 3 दिन गैप हो गया, तो फिर से उसको वहां से 180 डेज का कोर्स उसको देना होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्योंकि बैक्टीरिया स्टैटिक है ना, तब तक बैक्टीरिया फिर से ग्रो कर जाएगा। जैसे आज ये मल्टीप्लाई करके इतना पहुंचेगा मान लेते हैं, लेकिन आप ब्रेक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये कल मल्टीप्लाई करके इतनी संख्या में पहुंच जाएगा। तो फिर से ये जो इसके ग्रोथ को रोकने के लिए आपको फिर से वहां से खाना पड़ेगा, इसलिए गैप नहीं करते हैं इसमें। एकदम 180 टाइप तो 180 डेज। अच्छा, और भी है ना, ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया का ग्रुप है ना ये, ट्यूबरकुलस ग्रुप का बैक्टीरिया है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लैप्रिस का नाम है। लेप्री, ये माइकोल का फॉर्मेशन करता है। माइकोल का मतलब कि अपना जो सरफेस एरिया है उसके बाहर में जिलेटिन्स का एक कवच बना लेता है ये। तो जैसे ही आप ड्रग्स को रोकते हैं ना, तो 3 से 4 दिन का जो उसको समय मिलेगा, इसमें जो नया रिप्रोड्यूस करके ये बनाएगा, ये ग्रोथ करेगा, सब पे इस डेप्सोन सल्फोनामाइड के अगेंस्ट में रेसिस्टेंस पैदा करने की कोशिश कर देगा। ये जो बनेगा तो रेसिस्टेंस पैदा करेगा ना, तो फिर ये ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए इसको गैप नहीं करते हम लोग, कोई भी मेडिसिन को गैप नहीं करते यहाँ पे। अगर आप जॉर्सन की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका टी हाफ 24 आवर है। चौबीस घंटा में जाके करीब करीब इसका पोटेंशियल हाफ हो पाता है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो एडवर्स इफेक्ट में जीआईटी अपसेट मोस्ट कॉमन सिम्टम है, जीआईटी अपसेट। सेकेंड, एलर्जेटिक रिएक्शन, खासकर नोडुसम, लेप्रोसम। नोडुसम लेप्रोसम का मतलब कि अगर ये हाथ का अंगूठा है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं, तो एक तो जीआईटी अपसेट में डायरिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। एलर्जेटिक रिएक्शन में ज्यादा नहीं बोलता, बोलता है कि नोडुसम लेप्रोसम। नोडुसम लेप्रोसम का मतलब कि ये एरिया माइड सेंसलेस है, लॉस ऑफ सेंसेशन है, जिसका जहां पे इफेक्ट पड़ा वहां सेंसेशन लॉस्ट कर गया। तो उस एरिया पे आपको ऐसा करके ब्लिस्टर
मैंने फोका उठा हुआ दे, जिसको साधारण बोलचाल में बोलते हैं ना कि जल गया तो फोका उठ गया ना, ऐसा फोका हुआ उठा हुआ दिखाई देगा। और ये फटेगा, फटने के बाद यहाँ से सीरम डिस्चार्ज होगा, फिर एक जगह ठीक होगा, फिर दूसरा जगह बन जाएगा। तो इसी को हम लोग नोडुसम लेप्रोसम के नाम से जानते हैं। कई जगह ये जहां जहां कोर्स नर्व के कोर्स डायरेक्शंस में ये अफेक्ट किया, वहां पे ये नूडल्स छोटा 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 गांठ के रूप में सामने आ जाएगा, और वो फटेगा, फटने के बाद फिर उसे सीरम डिस्चार्ज होगा। तो ये एनर्जेटिक रिएक्शन इसमें हमको देखने को मिलता है। डोज की बात करें, 1 इन डे, मैंने 24 घंटा में एक ही देना है, और एक समय बांध लेना है। समय बांध लेना कि अगर आप नाइट में ले रहे हैं, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद नाइट में ले रहे हैं 9 बजे, तो कोशिश करना चाहिए कि अगला दिन भी 9 बजे, फिर अगला दिन 9 बजे का समय बांध देना चाहिए कि इसी टाइम ड्यूरेशन को फॉलो करना चाहिए। एक सर्टेन समय आप बांध लेते हैं। अगर दोपहर में खा रहे हैं, तो दोपहर में आप अगर 12 बजे खा रहे हैं नाश्ता करने के बाद, तो 12 बजे के आसपास ही इसको खाना चाहिए। अगर ड्यूरेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लेप्रोसी, ये जो डिसाइड करेंगे, वो देखेंगे कि लेप्रोसी किस तरह का है, पॉसी है, मल्टी है, पॉसी वैस्कुलरी में ट्यूबरकुलाइट टाइप है या बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलाइट टाइप है। उसी के आधार पर ड्यूरेशन कितना दिन तक इसको लेना है वो डिसाइड किया जाता है। सेकंड आता है क्लोफाजमिन। ये दूसरा ड्रग्स हो गया। इसकी बात करें तो ये भी डेप्सोन के तहत लेप्रोस्टैटिक है। लेप्रोस्टैटिक ड्रग का मतलब डेप्सोन की तरह यह भी बैक्टीरिया को मारने में सक्षम नहीं है, लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव फेज को ये ब्रेक कर सकता है। और एंटी इंफ्लामेटरी, लेप्रोस्टैटिक के साथ है एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन, दोनों इसके अंदर में होता है। कि जो सूजन हो गया नर्व के कोर्स डायरेक्शंस में, अफेक्टेड लिम्ब में, उसके सूजन को भी ये कम कर देता है। थर्ड, अभी बताए थे कि डेप्सोन जब लेंगे तो नोडुसन डेवलप करेगा। नोडुसम लेप्रोसम डेवलप करा है, तो ये जो है ना, ये एक्चुअली में क्लोफाजमिन इसके अगेंस्ट में वर्क करेगा, अगेंस्ट द इन्फ्लामेशन, एंड प्रिवेंट फ्रॉम डेवलपिंग ऑफ नोडुसम लेप्रोसम, इसको डेवलप करने से वो रोकेगा। अगर साइड इफेक्ट की बात करें, फर्स्ट तो जीआईटी अपसेट एज लाइक डेप्सोन्स। सेकेंड, रेडिश डिस्कलरेशन of skin and other lesion।
स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में कहीं कोई स्पेस में रेडिश कलरेशन के लाल रंग का चकत्ता जैसा दाग ये पैदा कर सकता है। लेकिन फिर जैसे जैसे ड्रग्स को हम छोड़ेंगे ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, हट जाएगा वहां से। अगर टी हाफ की बात करें, इसका टी हाफ 70 डेज है। अब तीसरी पर बात करते हैं, रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन तो एंटी ट्यूबरकुलस में भी यूज करते हैं, एंटी लेप्रोटिक भी यूज करते हैं, और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये बहुत पावरफुल से बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स है। तो सिर्फ लेप्रोसी के केसेस में नहीं, ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में या फिर अदर इन्फेक्शंस के कंडीशन में भी रिफॉर्मेशन को हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर स्पेशली की बात करें तो स्पेशली वर्क अगेंस्ट ट्यूबरकुलस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। कहने को तो ये ढेर सारा बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वर्क करता है, लेकिन मोस्ट अफेक्ट अगर है इसका, सबसे ज्यादा इसका असर है तो ट्यूबरकुलस ग्रुप में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्टी, ये दोनों के अगेंस्ट में बहुत ही प्रॉपरली ये वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइडल है, बहुत बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि लिथल इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, उसको मार के खत्म। ये दोनों अभी रिफॉर्मेशन डेप्सोन्स बैक्टीरियोस्टैटिक था, लेकिन ये बैक्टीरियोसाइडल है कि जो डेप्सोन और क्लोफाजमिन के वजह से जो बैक्टीरिया बच चुका है उसको ये रिफॉर्मेशन खत्म कर देता है। और अगर एक्ट करने का, हाँ बोलिए। हेलो सर, एकदम रिफाम्पिसिन तो बिल्कुल यूज एटीपी में करते भी हैं, यूज करते हैं। बताए ना, अदर जितने इन दोनों के अलावा। जी सर, तो ये बैक्टीरियोसाइडल है या? बैक्टीरियोसाइडल लिखे ना, ये बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है। बहुत मैंने बैक्टीरिया, रिफाम्पिसिन की बात हम कर रहे हैं। रिफाम्पिसिन बैक्टीरियोसाइडल ड्रग है, ये बैक्टीरिया को किल करता है, लिथल इफेक्ट है इसका, अच्छा। मारकर खत्म करता है, जो बैक्टीरिया मार के खत्म करता है। और सर एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो अगर एक डोज सिंगल डोज मतलब सिर्फ एक टैबलेट दिया गया तो एक टैबलेट 99.9% बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, एक सिंगल टैबलेट। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितना हाईली पोटेंशियल वाला ये मेडिसिन है। हालांकि इसका साइड इफेक्ट भी उतना ही स्ट्रांग है। तो एक सिंगल टैबलेट डोज अगर दे रहे हैं तो 99.9% बैक्टीरिया, लेप्रोटिक बैक्टीरिया को वो खत्म कर देता है। इसलिए वो देखते हैं ना, वो मंदिर उंदिर के आगे या कई कई जगह आपको मिला उला में मिलेगा, जो लेप्रोटिक पेशेंट होते हैं वहाँ बेग बिछा के लिए बैठे रहते हैं, तो उनसे दूसरे को होने की खतरा बहुत ज्यादा होता है, उनके सांस से, या वो बलगम कहीं ये कर रहे हैं, किसी चीज को टच कर रहे हैं तो होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है।
तो उन सबको जबरदस्ती महीना में एक दिन एनजीओ के थ्रू या फिर गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू एक दिन महीना में उसको खिला दिया जाता है, एक तो टैबलेट उसको खिला दिया जाता है, एक कैप्सूल उसको दे ही देते हैं। हर महीना में याद करके उसका डाटा रखा जाता है। या फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है लेप्रोटिक यूनिट में, डिपार्टमेंट में ही पोस्टिंग हो जाती है। आप ऐसा थोड़ी है कि घर से आप ऑनलाइन। एटीटी हाँ बोलिए, एटीटी फर्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? बोले एटीटी फर्स्ट लाइन ड्रग में रिफाम्पिसिन के अलावा और कौन। हेलो ट्यूबरक्लोसिस सर, में तो है ही, बोल तो रहे हैं। हाँ बोलिए, सुन सुन रहे रहे हैं। हैं सर। सोने कह रहा है जो एटीटी में रिफाम्पिसिन के अलावा और कोई ऐसा ड्रग है फर्स्ट लाइन में जो रिफाम्पिसिन के नहीं अलावा नहीं नहीं, लेप्रोसी में यूज होता हो। लेप्रोसिस जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया नहीं है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की तरह, ये बहुत कमजोर बैक्टीरिया है। आप नहीं पढ़े इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 ईयर्स, 3 to 7 ईयर्स है इसका, 3 to 7 ईयर्स। 3 से 7 साल का मतलब कि आज किसी को ये बैक्टीरिया किसी रास्ते से चला गया तो उसका तो क्लिनिकल इसका लाइफ स्पेन है सर 3 से 7 डेज सर। क्या बोलते हैं? ये बैक्टीरिया सर से 3 से 7 इसका मतलब साल है सर, लाइफ स्पेन की ईयर है सर। नहीं नहीं, लाइफ एक्सपेंस नहीं है, 3 से 7 ईयर इनक्यूबेशन पीरियड है, इनक्यूबेशन पीरियड। कोई आइडिया इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानते हैं? नहीं सर, बता दीजिए नो सर। ओ अच्छा, इसीलिए इसीलिए आपको समझने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को। एक मिनट वेट कीजिए। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो जैसे आज किसी को बैक्टीरिया इन किया शरीर में, किसी के थ्रू आज इन किया लेप्रोटिक बैक्टीरिया, आज कितना है, 1 तारीख है ना, 1 जून है, 1/6/2020, ठीक है। तो बैक्टीरिया अंदर गया, इसको रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाएगा और उसको सिम्टम आएगा, सिम्टम आएगा पहले उसके हाथ में झिनझिनी आएगा, उसको सूना होने लगेगा, उसके बाद स्पॉट आएगा, चकत्ता आने लगेगा गोल गोल। तो ये सब आने में 3 से 7 साल का समय लग सकता है। तो फर्स्ट एंट्री एंड प्रेजेंस ऑफ सिम्टम, दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, ये जो टाइम इंटरवल है, इसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ये टाइम गैप, इंक्यूबेशन पीरियड जिस बैक्टीरिया का जितना लंबा होगा वो उतना कमजोर बैक्टीरिया है। अगर यही हम मेनिंजाइटिस की बात करें तो मेनिंजाइटिस का मात्र 1 to 3 डेज है। ये आज किसी के थ्रू लगा तो 24 घंटा के अंदर या मैक्सिमम 3 दिन के अंदर उसका इफेक्ट आ जाएगा। टेटनस की बात करें तो और कम है, 12 घंटा से 3 डेज, मात्र 12 घंटा में इफेक्ट कर देगा। तो जिसका इंक्यूबेशन पीरियड जितना कम है वो उतना डेंजरस, उतना स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस का 1 महीना है, 21 दिन से 1 महीना, लेकिन इसका 3 से 7 साल, और 3 से 7 साल में हम लोग का इम्यूनिटी कई बार बढ़ेगा, कई बार घटेगा। आप अभी लॉज में रह रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशियस खाना हो सकता है नहीं ले पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप घर जाएंगे बढ़िया से खाना खाएंगे बस आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी ना तो हमारा लिम्फोसाइट ऐसे ही इसको मार के खत्म कर देगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया नहीं है, लेप्रोसी बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया में नहीं जाना जाता है। तो किसी और मेडिसिन को साथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्यूबरक्लोसिस में तो लेना पड़ता है ना, रिफॉम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, कोविड-19 का कोई इंफॉर्मेशन पीरियड के बारे में क्या। कोविड-19 यहाँ कहाँ से आएगा? कोविड-19 वायरल डिजीज है, वायरल का कोई दवा होता है? वायरस का कोई दवा होता है? आप ही बताइए। अरे मिला जुला के वही तो तो। वायरस का तो रोकथाम होगा ना सर जी? क्या बोल रहे हैं? नहीं सर, वायरस का तो रोकथाम तो जी होगा ना सर? वायरस का रोकथाम तो होता है, ज्यादातर वैक्सीनेशन से करते हैं ना। जी, तो वो तो वैक्सीन तो तैयार हो ही रहा है सर। वैक्सीन तैयार हो रहा है तो अभी टाइम है ना। वैक्सीन में क्या जी, वैक्सीन में किस चीज से तैयार करते हैं बोलिए? किसी जैसे वैक्सीन तो ये तो वैक्सीन से न तैयार करते हैं सर। कोविड-19 तो बहुत छोड़ दीजिए, अभी तो आया ही नहीं है। अभी इरिडिकेटेड स्टेज में पोलियो है, पोलियो वायरल डिजीज है। इसमें जी सर, पोलियो है सर, उसका दवाई मिलता है सर। क्या करते हैं? नहीं, दवाई नहीं मिलता, वैक्सीन मिलता है।
दवाई नहीं है, उसका भी दवा नहीं है, वैक्सीन है। पोलियो ड्रॉप जो देते हैं वैक्सीन है। क्या रहता है उसमें? वैक्सीन में क्या रहता है? पता नहीं सर, लेकिन ड्रॉप में रहता है सर वो थोड़ा सा ये कट कट एप्पल लगता है सर। नहीं 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 नहीं, आप लेमैन वाला बात नहीं कीजिए, मेडिकल वाला बात कीजिए। जैसे ये वैक्सीन तैयार हुआ ना, वैक्सीन तैयार में जिसके लिए तैयार हो रहा है, जैसे पोलियो के लिए तैयार हुआ वैक्सीन, ठीक है, तो पोलियो वायरस को ही निकाला जाता है, ठीक है, लिविंग वायरस को ये आइसोलेट किया गया। आइसोलेट करने के बाद इसके डीएनए या आरएनए, माने जेनेटिक जो चेन है इसका, चाहे डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस, हमको उससे मतलब नहीं है, उसके चेन को ब्रेक कर दिया जाता है। अब ब्रेक करके डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब है कि अब वो स्थिति में नहीं है कि किसी को डाला जाएगा तो उस पर ये अफेक्ट कर पाएगा या अपना ग्रोथ कर पाएगा। और इसी को लिक्विड मीडिया में मिला दिया जाता है और मिला के दूसरे को पैसिवली दे दिया जाता है, चाहे इंजेक्शन से दें चाहे ओरली दें। जैसे ही ये चला जाता है ना, तो चूंकि इसमें जेनेटिक चेंज है, प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, बस इसके अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी को फॉर्मेशन कर लेता है। और जब ऐसा लिविंग, वाकई में लिविंग इस जेनेटिक चेन का आएगा ना, बस एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट में शरीर तुरंत बना देगा, उसको अफेक्ट करने नहीं देगा। तो अभी कोविड-19 का जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रहा है ना, उसके उसके चेन को निकाला जा रहा है, जेनेटिक मटेरियल को निकाला जा रहा है। जब वो निकल जाएगा उसको डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करने के बाद तब उस दूसरे को फैलाने की स्थिति में चेन नहीं रहेगा, उसी को फिर वो वैक्सीन में डालेगा। अभी वेट कीजिए, अभी तो बहुत टू अर्ली है इसके बारे में भी कुछ कहना। अभी तो चल ही रहा है रिसर्च, 70 जगह रिसर्च चल रहा है इस पे, 70 लैब में काम चल रहा है, एक दो जगह नहीं, सिर्फ भारत में, पूरे वर्ल्ड का बात नहीं किया है, 70 लैब में इस पर काम चल रहा है। सर क्यूरियोसिटी थी नहीं इसलिए नहीं ऐसे नहीं नहीं, पूछ लिए, तो ये आप मत कहिएगा पूछिएगा जो तो हमें बियॉन्ड ये तो पूछ पता दिया। चलेगा ना कि आप पढ़ भी रहे हैं। हम कभी इरिटेट नहीं होते हैं। आप 200 सवाल पूछिएगा, हम 200 सवाल का जवाब, कभी इरिटेट ही नहीं होते स्टूडेंट में। आपका राइट। हाँ, हेलो सर। सर जैसे कि वैक्सीन दोनों और दो चीज हो दवा गया में ना, क्या जैसे मैंने डिफरेंस है सर? ड्रग्स लिए, ठीक है, मान लेते हैं ये ड्रग्स है, कैप्सूल है, ओके, या टैबलेट है, जो कुछ है, और ये वैक्सीन लिए, ठीक है। ये वाइल में, ज्यादातर वैक्सीन वाइल में आता है और ड्रॉप में दिया जाता है या इंजेक्टेबल दिया जाता है। ये जो ड्रग्स है ना, दो तरीके से काम करता है, वायरस हो या बैक्टीरिया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये इसके अगेंस्ट में सीधा एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि वो एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव फॉर्म में क्या क्या रहेगा? वो खाना खाएगा, वो एक्सक्रेट करेगा, उसमें सर्कुलेशन होगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, है ना, मल्टीप्लाइकेशन। ये लिविंग फॉर्म में है। तो लिविंग फॉर्म में या तो उसके ये सब एक्टिविटी को रोक दे, या ये, या फिर उसके स्ट्रक्चर को मार दे, पॉइजनस क्रिएट करके उसको मार दे, ये हमारा ड्रग्स हो गया। या तो उसको ग्रोथ को रोक दे या फिर उसको मार के खत्म कर दे। लेकिन एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म का मतलब कि वो अफेक्ट कर रहा है, अपने जीवन काल के जीवित अवस्था में है। लेकिन वैक्सीन की बात करेंगे ना, तो वैक्सीन में इसी चीज का, चाहे बैक्टीरियल का हो या वायरस का, इसी के अगर ये है ना, तो ये पूरे बैक्टीरिया से इसके जेनेटिक चेन को निकाल लिया जाता है। और चेन को निकालने के बाद ना इसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब इसको नॉन लिविंग फॉर्म, अब जिंदा नहीं है, ये जीवित नहीं है। इसको ऐसे समझ लेते हैं जैसे आप चिकन खा रहे हैं या फिश खा रहे हैं, अरे मछली, मीट, अंडा खा रहे हैं, तो प्रोटीन के लिए खा रहे हैं। अगर चिकन खा रहे हैं तो मुर्गा या मुर्गी जिंदा है, तो जिंदा है, उसको जहर दे के मार दिया, ठीक है, तो वो भी जिंदा है, तब भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर है, और मार के जब हम खा रहे हैं वो भी प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। लेकिन जो मटन से या मीट का पीस हमारे थाली में आ रहा है जिसको हम खा रहे हैं, वो लिविंग नहीं है, जबकि मुर्गा जिंदा है, दोनों प्रोटीनस स्ट्रक्चर है। तो वो जीवित है और ये जीवित नहीं है, नॉन लिविंग है। तो डीएक्टिवेशन का मतलब हुआ कि वो बैक्टीरिया या वायरस जिसका वैक्सीन हम बना रहे हैं, उसके जेनेटिक चेंज को चेंज कर लिया था, आइसोलेट करके उसको डीएक्टिवेट पहले किया जाता है। डीएक्टिवेट का मतलब इसको नॉन लिविंग फॉर्म में लाया जाता है।
कि अब ये दूसरे को कोई बीमारी देने की स्थिति में नहीं है, इसमें लिविंग का सारा प्रॉपर्टी खत्म कर दिया है, और तब इसको हम दूसरे पर्सन्स में इनपुट कर देंगे, पैसिवली या एक्टिवली दूसरे पर्सन्स को हम डाल दिया ना, तो ये प्रोटीन्स हमारे शरीर में आ गया। और आप बढ़िया से जानते हैं कि हमारे शरीर में एंटीजेंस और एंटीबॉडी प्रेजेंट है। एंटीजन क्या कहता है कि कोई बाहरी प्रोटीन्स जो शरीर का नहीं है, शरीर का जितना प्रोटीनस है उसको हम पहचानते हैं, वो हमारा शरीर जानता है, लेकिन शरीर से बाहर का कोई प्रोटीन्स आप दीजिएगा तो उसको खत्म करने के लिए हम एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। इसी फंडा पर शरीर काम करता है, यही हमारा इम्यूनिटी है। तो जैसे ही आप ये नॉन लिविंग बैक्टीरिया या वायरस को आप वैक्सीन के द्वारा शरीर में दे रहे हैं, तो है तो प्रोटीनस स्ट्रक्चर शरीर में तो चला गया, लेकिन हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, बस इसके अगेंस्ट में हमारा एंटीजन काम करेगा और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, और ये परमानेंट हमारे शरीर में, ये 2 साल 3 साल जितना देरी वैक्सीन का इफेक्ट है उतना दिन तक हमारे शरीर में एंटीबॉडी फॉर्म रहेगा। क्लियर हो गया? अब यही जीवित बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में किसी माध्यम से आ जाता है जो कि अफेक्ट करने की स्थिति में है, तो इस प्रोटीनस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार है, बस उसको मार के खत्म कर देगा। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। दोनों एकदम अलग अलग चीज है, एकदम अलग अलग है दोनों को एकदम से अलग तरीके से। सर जैसे कि वैक्सीन हो गया, वो तो सर ऑलवेज लिक्विड फॉर्म ज्यादातर में लिक्विड प्रेजेंट फॉर्म होगा। नहीं रहता है, या मेडिसिन मतलब कि जैसे कि टैबलेट फॉर्म में नहीं होगा ना उसको प्रेजेंट? सॉल्यूशन में डालना होगा ना, टैबलेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके या तो ओके सर, थैंक इंजेक्टेबल यू लेंगे सर। या फिर ओरली लेंगे, दोनों फॉर्म में रहता है, लेकिन लिक्विड ही रहता है। हो गया? क्लियर हो गया दोनों में डिफरेंस, ड्रग्स और वैक्सीन में? यस सर अभी जो हो गया। कोविड-19 की बात करें ना, वैक्सीन की तैयारी चल रही है, ड्रग्स की तो बातें मत कीजिए। हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, जी सर, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है सर, इसमें हम बराबर कंफ्यूज रहते हैं, तो हम चाहते हैं क्लियर हो जाना, बस थोड़ा बियॉन्ड है। जैसे क्या? कि कहीं पे यूज होता है सीरम, सीरोटाइप, एस्टरेन, जीनोटाइप और सीरोवर या बायोवर। दैट मीन सीरोटाइप सल्मोनेला, कभी सीरोटाइप पोलियो वायरस। तो हम थोड़ा इसमें डिफरेंस हाँ, जानना चाहते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सीरोवर बायोवर क्यों यूज किया जाता है? सीरम की जब भी बात करेंगे ना, तो जी जैसे ये ब्लड हुआ, तो ब्लड में प्लाज्मा है और कार्पसल्स है। कार्पसल्स में आपका डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी कुछ है। आप ये मान लेते हैं, आपके साथ भी होगा ऐसा, थोड़ी किसी के साथ नहीं, यहाँ पे कई कई बार कटा होगा आपको, ये कट गया होगा। कटने के बाद देखे होंगे कि थोड़ी देर तो ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग होने के बाद यहाँ पे क्लॉटिंग मटेरियल जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, और देखेंगे कि क्लियर फ्लूइड 1-2 बूंद यहाँ पे क्लॉटिंग मटेरियल के पास आके जमा हो जाता है। इट मीन्स कि जो ये कार्पसस पार्ट था ना, ये यहाँ पे सेटल हो गया, एंड प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट था ना, वो वहां से अलग हो गया, अब ये हट जाएगा यहाँ से। तो यही जो ब्लड कार्पसस से अलग हो गया, फ्लूइड बच गया ना, इसी को हम लोग सीरम बोलते हैं, यही सीरम है। अब वापस यहाँ पे आते हैं, फिर इसको खत्म करना है। अब कैसे एक्शन, इसका रिफाम्पिसिन कैसे एक्शन, इसका काम करने का क्या तरीका है? तो इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस करेगा तो रिप्लिकेशन करेगा, मैंने अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तो सीधे ये बैक्टीरियल आरएनए को ये इनहिबिट कर देता है, इसको फॉर्म को ही रोक देता है। जैसे ही रोकेगा बस ये डाई कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसका एक्टिवनेस खत्म हो जाएगा। तो इसके आधार पर इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस को होने से रोक देता है, और बैक्टीरिया लिथल इफेक्ट अपने आप ये मरना शुरू कर देता है। यही इसका काम करने का तरीका है। अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, ये भी जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के द्वारा ही होगा।
और बहुत पावरफुल है। ये CSF को भी परफोरेट करके, मतलब कि हमारे मेम्ब्रेन में तो है ही, प्लाज्मा में तो है ही, साथ में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक इसको पहुंचने की कैपेसिटी रहता है। इसलिए मेनिंजाइटिस, अगर ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस है तो रिफाम्पिसिन उसमें बहुत कारगर होगा। इनहिबिशन के मतलब ड्यूरिंग यहाँ पे माइकोबैक्टीरिया के बीटा सब यूनिट का भी कोई रोल है सर? बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरिया के बीटा सब यूनिट का भी कोई रोल है इनहिबिशन में? इनहिबिशंस में जैसे वो उसका अलग हो गया। सबसे पहले जैसे ये जो मेडिसिन दी है ना, तो ये आरएन सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? आरएन सिंथेसिस मैसेंजर है ना, ये मैसेंजर्स है, उसके बाद आरएनए प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसके ग्रोथ और इसके रिप्रोडक्शन का जो फेज है, इसी को ब्रेक कर देता है। अब आरएनए इनिबिशन को करेगा ना, तब बैक्टीरिया का जो बात कर रहे हैं बेटा, ये उसके आधार पे अफेक्ट होगा। लेकिन रिफाम्पिसिन की बात करेंगे तो सीधे आरएनए इनिबिशन पर ही काम करेगा ये। अब इसके वजह से जो इफेक्ट होगा वो अलग है बैक्टीरिया में, लिथल इफेक्ट के पहले। अगर टी हाफ की बात करें, 4 आवर्स, लगभग 4 घंटा इसका टी हाफ है। और डोज की बात करें तो बड़ा कम डोज देते हैं, 1 in month, मैक्सिमम 2 in month। एक महीना में एक ठो या महीना में 2 ठो, इन इम्पटी स्टोमिक। यही एक दवा है जो खाली पेट हम लोग देते हैं। इसको खाना खाने के बाद देंगे तो इसका पोटेंशियल घट जाएगा। तो जैसे आज 1 तारीख को किसी को दिए, तो मॉर्निंग में उठने के बाद वो पानी के साथ इसको ले लिया, ले लेने के बाद 3 घंटा उसको कुछ भी नहीं देना है, चाय पानी कॉफी कुछ भी नहीं देना है, खाना तो दूर की बात हो गई। और 3 घंटा के बाद फिर ये नॉर्मल रूटीन में वापस लौटेगा। फिर अगला जो टैबलेट देंगे ना, तो फिर अगला 1 जून, आज 1 जून है तो फिर 1 जुलाई को देंगे, फिर अगला 1 अगस्त को देंगे, फिर 1 सितंबर को देंगे। इट मीन कि 2 साल का डोज है, तो हर महीना में एक दिन बांध देंगे। और ठीक उसी डेट को, ये 1 साल का कोर्स है या 2 साल का कोर्स है, हर महीना में एक दिन उसको रिपीट करेंगे। अगर 2 महीना में 2 कोर्स है तो एक आज देंगे, एक 15 डेज के बाद, मतलब एक 15 जून को देंगे, फिर उसके बाद 1 जुलाई को देंगे, फिर 15 जुलाई को देंगे, फिर 1 अगस्त को देंगे, 15 अगस्त को देंगे, ऐसा करेंगे। मात्र इसका एक्सक्रेशन यूरिन में होगा या बाइल में सर? नहीं, यूरिन में हो जाता है। बाइल्स में जो है ना, बाइल्स अभी बता रहे हैं साइड इफेक्ट में। 450 mg टू 600 mg इसका डोज है। 450 से 600 mg सफिशियंट है एक कैप्सूल। इसका मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हिपैटोटॉक्सिक है। अगर इसकी बात करें तो ये हिपैटोटॉक्सिक है। रिफाम्पिसिन लिवर सेल्स में हिपैटोटॉक्सिक क्रिएशन क्रिएट करेगा, और इसके वजह से इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ बाइल, कभी कभी बाइल का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और जॉन्डिस जैसा इफेक्ट सामने आने लगेगा। लीवर सेल्स, कई बार लीवर सेल्स से इसके टॉक्सिक इफेक्ट से डैमेज हो जाते हैं, और फैटी लीवर या डिजेनरेशन ऑफ लिवर, ये भी सामने, या हेपेटाइटिस के रूप में भी ये सामने आना शुरू कर जाएंगे। हिपैटोमेगैली भी कॉज कर सकता है सर? एकदम एकदम हिपैटोमेगैली में इन्फ्लामेशन हुआ लिवर में। एक्सक्रेशन की बात करें तो यूरिन है, थ्रू यूरिन एक्सक्रेट करेगा, तो ये यूरिन के थ्रू, यूरिनरी सिस्टम से ये एक्सक्रेट करेगा, वो भी अनचेंज स्टेट। कई बार अनचेंज स्टेट में जितना डोज दिए हैं उसका अनचेंज स्टेट यूरिन से एक्सक्रेट कर जाएगा। इसमें कॉमनली अगर साइड इफेक्ट की बात है तो हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस मैंने लीवर सेल में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो हिपेटोमेगाली डेवलप कर जाएगा। समटाइम्स हेमोलाइसिस, एनीमिक कंडीशन सामने आ जाएगा। उसके बाद यूरिन कलर डीप, कई बार रेडिश कलर में यूरिन कन्वर्ट कर सकता है। ये कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट है। अब 2 मिनट रेस्ट दीजिए, फिर इसको हम दिखा देते हैं।
हाँ लिखिए। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स हेडिंग है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी effective treatment of leprosy is complex and require much experience much experience to obtain the best result. Problem of resistant leprosy. Problem of resistant leprosy now requires that multiple drug therapy be used and involved. The combination of drugs the combination of drugs depends on 2 मिनट वेट कीजिए, हम आ रहे हैं तुरंत।
हाँ हेलो। हाँ सॉरी, लिखिए। कहाँ तक लिखे? एक लाइन लास्ट वाला बोलिएगा कोई। हाँ, डिपेंड्स अपॉन The combination of drug, टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। फर्स्ट, for paucibacillary disease, for paucibacillary disease, dapsone and rifampicin, dapsone and rifampicin, मीनिंग बोल दीजिए सर। DAPSONE, dapsone and rifampicin, RIFAMPICIN, rifampicin for 6 months. दूसरा, for multibacillary disease, for multibacillary disease, dapsone, rifampicin, and clofazimine for 2 years. And follow up for and follow up for 4 to 8 years. 4 to 8 years may be necessary. फर्स्ट 2 years बोले थे सर, For 2 years. पहले बार। हाँ, and follow up for 4 to 8 years, 4 से 8 साल may be necessary. अब डैप्सोन हेडिंग देना है। Dapsone is a bacteriostatic sulfone Dapsone is a bacteriostatic sulfone
related to sulfonamides. Related to sulfonamides. Has for many years been the standard drugs for the treatment of all forms of leprosy. All forms of leprosy. But irregular and inadequate durations and inadequate duration of treatment with a single drug have allowed the emergency of resistance. Allowed the emergency of resistance. Both. सर इनएडिक्वेट ड्यूरेशन के बाद जो दो शब्द था वो बोल दीजिए ना, ये सब लिख लिए हैं. Inadequate duration of treatment With a single drug. with a single drug have allowed हो गया वो. the emergency of resistance, comma, both primary and secondary. Now a major problem in control of the disease. सर यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी थोड़ा एक लाइन में बोल दीजिए ना, क्या हुआ नहीं समझे. रेसिस्टेंट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी मैंने प्राथमिक ड्रग्स दे रहा है ना, तो रेसिस्टेंस बीच में रोक दिए तो रेसिस्टेंस हो जाएगा. अभी तो बताए थे थोड़ी देर पहले कि फिर दवा का असर नहीं पड़ेगा. ओके ठीक है सर. प्रकाशन के एडवर्स इफेक्ट आर कंट्रोल के बाद सर कंट्रोल ऑफ द डिजीज. प्रकाश चेंज हो जाएगा. एडवर्स इफेक्ट आर gastrointestinal symptom.
gastrointestinal symptom and allergic reaction including erythema, erythema, erythema nodosum, erythema nodosum leprosum, erythema nodosum. सेकंड में ये क्लोफाजमिन, CLOFAZIMINE, इधर देखें, it has a leprostatic action and an anti-inflammatory effect that prevents erythema nodosum leprosum it causes gastrointestinal symptoms comma reddish discoloration of the skin, reddish discoloration of the skin and other cutaneous lesions also occur. And may persist for months after the drug has been stopped. तीसरा में ये रिफाम्पिसिन,
इसमें लिखें रिफाम्पिसिन हैज bactericidal activity against the leprotic bacteria. Bactericidal in Bactericidal activity against the leprotic bacteria. It acts by inhibiting RNA synthesis RNA synthesis and it XY sir, uh, XY, it XY. EXY क्या it acts ACTS it So acts X, acts by by inhibiting RNA synthesis and is particularly effective against Mycobacterium Mycobacteria that lie semi-dormant within cells. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा rifampicin is well absorbed rifampicin is well absorbed from the gastrointestinal tract it penetrates well into it penetrates well into most tissues. Entry into the CSF
entry into the CSF when meninges are inflamed when meninges are inflamed is sufficient to maintain therapeutic concentrations at normal oral dose but transfer is reduced as but transfer is reduced as inflammation subsides in about 1 to 2 months. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा. Enterohepatic recycling enterohepatic recycling takes place and eventually about and eventually about 60% of a single dose is eliminated in the face. Eliminated in the feces. Eliminated in a fika, sir. हाँ फुल स्टॉप देखें. Urinary excretion of unchanged drug urinary excretion of unchanged drug also occur. The T half is 4 hours. The T half is 4 hours after initial doses.
but shortness on repeated dosing. प्रकार चेंज होगा. The dose is 450 to 600 milligram. 450 to 600 milligrams as a single dose. Single dose given once monthly in empty stomach. प्रकार चेंज होगा. Rifampicin rarely causes serious toxicity adverse reactions include flushing and itching, with or without a rash, and thrombocytopenia. एक बार ईचिंग के बाद सर. एक मिनट. Itching with or without a rash, and thrombocytopenia. Rises in plasma bilirubin and hepatic enzymes. Hepatic enzymes may occur when treatment starts. Sometimes fatal hepatitis also occurred. मतलब हेपेटाइटिस कॉज को डेथ को कॉज कर देगा, ये होगा सर.
जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे लेप्रोसी में नहीं होता है, चूंकि एक ही टैबलेट देते हैं ना। लेकिन रिफाम्पिसिन अगर कंटिन्यू दिया जाए, जैसे मल्टीबैचलरी में कई बार डिसाइड किया जाता है कि लगातार रोज 450 mg का देना है, तब ऐसे कंडीशन में एक सिंगल डोज से नहीं होता है। ऐसे मंथ में तो एक ही देना होता है ना। विदाउट रेसेज क्या कहते हैं, ये जो होगा विदाउट रेसेज इचिंग होगा तो इसे हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं रख सकते हैं? वो अपने खत्म हो जाएगा, दवा देते हैं 1 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी में थोड़ी है, ये तो शायद उसका एडवर्स इफेक्ट है ना। हिस्टामाइन का सिक्रेशन बढ़ा देता है, इसलिए ईचिंग हो जाता है, वो अपने खत्म हो जाएगा 24 घंटा में। प्रकाश चेंज करके लिखें। सम अदर्स साइड इफेक्ट्स आर headache, fever, shortness of breath, wheezing, acute hemolytic anemia, acute renal failure, acute renal failure, red discoloration of urine, बस हो गया। इसे हमेशा 1D डोज में ही देते हैं सर? पॉसी बैचलरी के केस में तो एक ही देते हैं, मल्टी बैचलरी में भी एक ही देते हैं। लेकिन कई बार होता है ना, जैसे गल रहा है नाक, नेजल ब्रिज गल गया, उंगली सब गल रहा है, तब ऐसे कंडीशन में 450 mg का या 600 mg का, डिपेंड करता है उसके फिजिकल कंडीशंस, उम्र, वेट पर, तो कंटिन्यू कुछ दिन चला देते हैं। ऐसे सिंगल डोज ही देते हैं महीना में 1 दिन खाली पेट। क्लोफाजमिन भी ऐसे ओडी ही देते हैं? हाँ, वो और डेप्सोन ओडी देते हैं। सर तो क्लोफाजमिन का फार्माकोकाइनेटिक एक्शन नहीं बताए हैं? फार्मेकोकाइनेटिक्स से तो फार्मेकोलॉजी में पढ़ना है ना। जैसे वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है सोज? अच्छा ठीक है, तो बता देंगे उसमें क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट जब क्लास लेंगे मंडे एक और को, क्वेश्चन था मेरा सर। मंडे को जो क्लास है ना, जी मंडे को इसको बता जी, देंगे। एक और क्वेश्चन था मेरा सर। हाँ बोलिए। जैसे इसमें आप रिफाम्सिन में मेनिंजेज की बात किए हैं, हाँ, तो यहाँ पे ये नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया को भी मारता होगा? ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, ये ओ, ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस, मेनिंजोकोकल में ये काम नहीं करेगा ये। नहीं, हम ओवरऑल रिफाम्सिन की बात कर रहे हैं, तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और को भी मारता है? इन्फ्लुएंजा को मारता नहीं, इन्फ्लुएंजा में दवा कहाँ देते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज, उसमें मेडिसिन ये कहाँ हुआ है। देते हैं? वो तो प्रोफाइलेक्टिव एमॉक्सिसिलिन वगैरह दे देते हैं कि कहीं लंग्स में कोई और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, निमोनिया ना हो जाए। उसका दवा कहाँ है इन्फ्लुएंजा का? ओके सर। ठीक है फिर।